नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। शाम के बज गए 6 और वक्त हो चला है प्रदेश के मुद्दे का। हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव हुए जिसमें एनडीए ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई, लेकिन इसी चुनाव के नतीजों को लेकर सियासत होती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव परिणामों पर बड़ा बयान दे दिया है, जिस पर बीजेपी वाड्रा पर अब सवाल खड़ी कर रही है। ऐसे में सर्द मौसम में भी सियासत में गर्माहट नजर आ रही है और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। वाड्रा का बयान, बड़ी सियासत, बिहार नतीजों पर कांग्रेस का सवाल, चुनाव आयोग पर उठा विवाद, दोबारा चुनाव की उठी मांग, बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज, हार से कांग्रेस में हलचल, वाड्रा के बयान से गर्मी, राहुल पर युवा बड़ा रहे भरोसा, नतीजों को बताया अविश्वसनीय, बिहार सियासत फिर गरमाई। वाड्रा ने कहा, बिहार की जनता हालिया चुनाव नतीजों से किसी भी तरह से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जो परिणाम सामने आए हैं वे जनता की मर्जी नहीं बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका का नतीजा है। वाड्रा ने कहा कि बिहार में दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए क्योंकि मौजूदा परिणामों पर भरोसा करना मुश्किल है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार की जनता वास्तव में इन नतीजों से खुश नहीं है। जो कुछ हुआ है वे पूरी तरीके से चुनाव आयोग की वजह से ही हुआ है। आयोग ने जिस तरह से मदद की उसके बाद जो परिणाम आए उसमें कोई भी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ अब बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और सभी मिलकर लोकतंत्र के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। ये चुनाव किसी भी तरह निष्पक्ष नहीं था, इसलिए बिहार में दोबारा मतदान होना चाहिए। अगर फिर से चुनाव हुए तो नतीजे पूरी तरीके से बदले जाएंगे। बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है। ईसी ने मदद की है और ऐसे जो रिजल्ट है कोई भी उसमें सहमत नहीं है। और राहुल जी कल सब लोग उसके साथ मिल रहे हैं, जितने भी जवान युवक हैं सब उनके साथ जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये कोई चुनाव ढंग का नहीं था और दोबारा चुनाव होने चाहिए वहाँ। वहीं बीजेपी ने वाड्रा पर करारा तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस सदमे में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जल्द लगाने वाले हार की शपथ है। ये सबकी मति मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। और कांग्रेस की समस्त नेतृत्व की मति पहले हर चुकी है। ये ईवीएम चोरी नहीं हुई, वोट चोरी नहीं हुई है, कांग्रेस के दिमाग की चोरी है। जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल निसंदेह यही बात है। ये साल दर साल हार रहे हैं, चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। और आप देखिए, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव, 5 चुनाव, ऐसे राहुल गांधी जी के लगभग 95 चुनाव हार चुके हैं। और बहुत जल्दी वो हारने के क्षेत्र में हारने का कीर्तिमान, काला कीर्तिमान कहलाता है। अगर आप हार रहे हैं तो वो काला कीर्तिमान है और हारने का काला कीर्तिमान रचने वाले, शतक बनाने वाले राहुल गांधी जी हैं बहुत शीघ्र, और ये वही कहते रहेंगे। दरअसल इन्होंने अपने आप को नहीं बदला है, अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया, अपना नेतृत्व नहीं बदला है। इनके लिए तो कहेंगे कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन हारने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। एक उम्र खोई इन्होंने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला है। तो इन्होंने अपने कार्यकलाप नहीं बदले हैं, अपनी पॉलिसीज नहीं बदली, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति होती रहेगी। बिहार चुनाव नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने सियासत पर और भी पारा चढ़ा दिया है। एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी से हार का डर और हताशा बताकर खारिज कर रही है। और इसमें बिहार की राजनीति एक बार फिर से नए विवाद के केंद्र में है। अब देखना होगा कि विपक्ष की दोबारा चुनाव कराने की मांग कितनी आगे बढ़ती है, या विपक्ष की ये बात खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत की चरितार्थ करती नजर आएगी। आगे देखना होगा कि सियासी गर्मी सर्द मौसम में क्या नया मोड़ लेती है। तो बता दें कि वाड्रा ने बिहार चुनाव को कहा है कि इससे जनता खुश नहीं है और उससे लगातार जो है वो कहा जा रहा है कि जनता खुश नहीं है और एक बार फिर चुनाव की उन्होंने मांग करती है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता वाणी अहलुवालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हिदायतुल्लाह खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है इस डिबेट में। और वाणी जी, डिबेट की शुरुआत आपके साथ करेंगे कि जिस तरीके ये जीत हासिल की है, प्रचंड बहुमत से एनडीए ने जीत हासिल की है, इसका नायक कौन है? आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार या फिर मोदी जी?
सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मेरे साथ जो वरिष्ठ जन जुड़े हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है। ये मोदी जी का जो कार्यकाल है, विकास से, विश्वास से और सबको साथ लेके चलने में इस पूरे देश का राष्ट्रवाद की जीत है। तो जहाँ बिहार का अगर हम केंद्रित करें तो वहाँ नीतीश जी का विश्वास है और डबल इंजन की सरकार के तहत मोदी जी की जो सबका साथ सबका विश्वास का प्रयास का जो एक मूल मंत्र है, ये उसकी जीत है। बिहार की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, जो उन्होंने मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी की नीतियों में और नीतीश जी का साथ जो होगा, लेकिन वाड़ी जी प्रकट किया है। जी वाड़ी जी, लेकिन वाड्रा जी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अपने सहयोग से ये चुनाव जीता है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? उस दागी गांधी परिवार के ये दामाद साहब है, जो देखिए, चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। ये किस प्रकार से ऐसे आलोचना और किस प्रकार से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, यही बड़ी हैरत वाली बात है। ईडी ने इनके खिलाफ जमीन घोटाले के केस लगाए हुए हैं, हम जानते हैं, गुरुग्राम में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। 2007 और 2010 के बीच में इन्हीं के साथीगण केजरीवाल जी ने ऐसा आरोप लगाया था कि 31 से ज्यादा कंपनियों संपत्तियां इन्होंने खरीदी थी और कुछ लेन देन हिसाब में स्टैंप ड्यूटी घोटाला है, तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी आदतें अपने ससुराल पक्ष की एक पावर हंग्री एटीट्यूड को दर्शाती हैं, जिनकी रीति नीति झूठ पर आधारित है। और आप ये भी गौर करिए कि इस परिवार के द्वारा कितने फायदे इनको मिले हैं, क्योंकि ये गांधी परिवार के दामाद हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट और साफ होता है कि ये इनकी बौखलाहट है। ठीक है, चलिए ठीक है वाड़ी जी, जवाब ले लेते हैं। खान साहब भी हमारे से जुड़े हैं। खान साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि वाड्रा जी पर तो वैसे भी घोटाले के आरोप लगे हैं और वाड्रा जी ये चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वो ज्वाइन कर लेता ना 70,000 करोड़ रुपए के, आज पवार जी वो शुद्ध हो जाते हैं। यहीं पे 4 दिन पहले भोपाल आके कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री की चटकी पीसिंग में थोड़ी देर बाद भाजपा में मिक्सिंग और मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत शर्मा बिस्वा को कहा कि ये भी पीसिंग और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। शुभेंदु अधिकारी को बोला कि चिटफंड फंड में जाएंगे, वो भी जो है नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी के हमको मत बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी साफ नीति से काम करते, कितने अच्छे किस्म के लोग हैं इनका। तो वाड्रा जी अगर भ्रष्टाचार में तो अंदर करते ना, 11वां साल आपकी सरकार को, उनके खिलाफ कुछ होता तो आप अंदर ही डाल देते उनको। कौन आपको रोक रहा है अंदर डालने से? इसके लिए जलेबी बना करके और कांग्रेस का आरोप मत लगाइए। चलिए ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे वाड्रा। ठीक है खान साहब, 100% जी बिल्कुल, जवाब भी ले लेंगे और आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उपाध्याय जी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके वाड्रा जी के द्वारा ये चुनाव परिणामों पर आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है इस चुनाव में जीतने के लिए जो है वो चुनाव आयोग ही मदद कर रहा है बीजेपी को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो सबसे पहले सहमत हूँ कि वाड्रा जी इंडिविजुअल कोई व्यक्तित्व हो सकते हैं, लेकिन वो केवल एक सांसद के पति हैं या देश पति हैं, जो भी है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से उनको महत्व देती है कि कांग्रेस की परिवारवाद के समर्थक होने की प्रवृत्ति की तारीफ हो सके, लेकिन हर इंडिविजुअल अपनी राय दे सकता है। देश का हर नागरिक देश की राजनीति पर और किसी चुनाव पर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की ये कमी है कि देश का हर नागरिक टिप्पणी नहीं करता है। दरअसल कांग्रेस अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में हमेशा पीछे रही है कि बात यदि हर व्यक्ति करने लगे तो
शायद चुनाव आयोग पे असर पड़ सकता है, चुनाव परिणामों पे असर पड़ सकता है, पर केवल किसी के दामाद या डिवीजन सक्सेस से कोई व्यक्ति कहता है तो निश्चित तौर पर वो चुनाव आयोग पर तो किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये है कि इस तरीके का संदेश लोगों तक पहुंचाने में कांग्रेस सफल रही है, इसीलिए आज ऐसे परिणाम निकल करके सामने आए। ठीक है उपाध्याय जी, आपके पास फिर लौटेंगे। वाणी जी भी हमारे साथ जुड़ी। वाणी जी, लगातार ये आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि आपने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन चुनाव आयोग की सहायता से, और जनता खुश नहीं है आपकी जीत से, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये चुनाव में वोट कौन देता है, जरा रॉबर्ट वाड्रा से पूछिए, क्या अंतरिक्ष से कोई आता है वोट देने के लिए? ये वही उस स्थान, उस प्रदेश की जनता है जिसने भारी बहुमत से जितवाया है भारतीय जनता पार्टी को। ये हमारी राष्ट्रवाद की नीति है, विकास की नीति है, और ज्ञान को मेन स्ट्रीम में लाने का उनके फोकस पर नीति है। पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता बहुत कुछ बोल रहे थे, परंतु क्या उनको ध्यान है कि रॉबर्ट वाड्रा पे जितने आरोप लगे हैं तब किसकी सरकार थी? तो देखिए, न्याय के लिए हम एक परिभाषा का उपयोग करते हैं कि सभी उस इंडियन लॉ जो है उस एक ही कटघरे में सब आते हैं, सबके लिए न्याय बराबर है, लॉ इन्फोर्समेंट बराबर है। तो कांग्रेस जब हारती है, हार का ठीकरा वो गांधी परिवार पर फोड़ने की तो हिम्मत रखती नहीं है। तो इसीलिए उन कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कहीं जनता के अपमान करना, कहीं उनको ईवीएम को दोषी बनाना, पर क्या वो ये ठीकरा तब ऐसा रोना गाना बिलखना करती है जब वो जीतती है किसी क्षेत्र में? देखिए, कांग्रेस अब सिकुड़ के वेंटिलेटर पे आ चुकी है, और उसका कारण यही है कि इसका शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद की दीमक से सड़ गया है। ठीक है खान साहब, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि परिवारवाद की दीमक से खत गया है, और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप हमेशा से पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे और अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाने लगे हैं। जनादेश का अपमान किया जा रहा है आपके द्वारा, ये भी आरोप लग रहा है। वाणी जी अभी हमारे बता रहे थे, बोले हमारे को वोट कहाँ से आते हैं, वोट कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। 6 महीने में 45 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ जाते हैं, वो एकदम ईवीएम उगल देती है। अभी पहले आप ये सुनिए, दीदी 2 मिनट दीदी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 2 मिनट आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। ईवीएम 45 लाख वोट उगलती है 6 महीने में। बिहार में चुनाव आयोग आंकड़ा देता है कि 7,42,000 वोटिंग हुआ, और चुनाव गिनती के बाद में 7,43,000 26,200 वोट कर देती है, वहां से वोट आता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक शेयर अर्ज किया हूं, जो कि अभी हमारे वो आपका सत्येंद्र जैन साहब ने शेयर अर्ज किया था, तो मुझे भी याद आया चुनाव आयोग पे कि नीचे के उठे कदम जब सकम के इशारों पर, जहां लिखे मुंसिफ फैसले मुजरिम के सहारे, वहां महफूजियत क्या उम्मीद रखे, जहां डूबती है नाव दरिया के किनारे पर। ये आपको चुनाव आयोग जिता रहा है। 2 दिन पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में पैसे डालते हैं। लेकिन खान साहब अभी आप बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग की बदौलत आप जीते, लेकिन जहां पर आपकी सरकार रहती है वहां पर आपको ध्यान नहीं आता है, वहां पर आप सवाल नहीं उठाते हैं। चुनाव आयोग तो दिल्ली के अंदर में ना हमारे हाथ में कहा है चुनाव। हमको ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इतना साफ सुथरा है तो एक छोटा सा राज्य चुन ले और बैलेट पेपर से करा ले। कांग्रेस की जितनी भी शंकाएं जनता की है या हमको कोई गलत हो गया तो दूर हो जाएगी, क्योंकि जब भी बैलेट पेपर का परिणाम देश के अंदर खुलता है तो कांग्रेस पार्टी उसमें लबालब हो जाती है, और जैसे ईवीएम मैया आती है और भारतीय जनता पार्टी को सलाम प्रदान करती है। जी खान साहब, कांग्रेस पर तो परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है लगातार। तो भारतीय जनता पार्टी को था, प्रवेश गुप्ता किसके लड़के हैं अभी बने बैठे हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी के लड़के कौन है, जय शाह कौन बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग जी कौन बैठे हुए हैं। अरे पूरा भारतीय जनता पार्टी में कुंडा भर चुका है, यह उस लायक बचे नहीं है बोलने के लिए। यहाँ से वहां तक पूरी लाइन बना के बैठे हुए हैं। ये भी वाणी जी, शोभा नहीं देता परिवारवाद। जी वाणी जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं, खान साहब भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि परिवारवाद का आरोप जो आप लगा रही है वो परिवारवाद बीजेपी में भी चला आ रहा है। देखिए, कांग्रेस को एक्चुअली देखिए वो इवेड करते हैं, ये आपने जो प्रश्न किया उसके उत्तर को इवेड करते हैं।
परिवारवाद की परिभाषा क्या है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर उनके बाद सोनिया गांधी जो कठपुतली सरकार थी, और उसके बाद अब राहुल और प्रियंका गांधी। क्या ये 4-5 पीढ़ियां दर पीढ़ी कोई भी नेतृत्व में बदलाव नहीं है? क्या कोई दूसरा परिवार वहां आया है? क्या कोई दूसरे परिवार का व्यक्ति उस प्रभाव में, उस प्रभावशाली पद पर या उस पार्टी के प्रभाव को दिखाई दिया है आपको? बिल्कुल नहीं। इसी को बोलते हैं परिवारवाद। ये अंधभक्ति इनकी है। और ये अब जो रोना गाना गा रहे हैं, तो मैं इतना बता दूं, गए वो दिन जब बूथ कैप्चरिंग और जाली वोटिंग का जमाना था। हम पूरे 50-55 वर्ष देख चुके हैं इन्होंने कैसे एक पूरे देश में जैसे सिंडिकेट होता था वोटिंग का, ये वैसे चलाया है। और 45 दिन का समय होता है चुनाव आयोग द्वारा। ये तो स्थापित नियम है, और ये तब से है जब से इनके परदादा, दादा, नाना सब नेतृत्व में थे। क्यों इनकी नींद नहीं जागती? क्यों ये थ्रू प्रॉपर चैनल अपने जो भी प्रोटेस्ट हैं उनको दायर नहीं करते? एसआईआर के लिए भी क्यों एफिडेविट नहीं दिया राहुल गांधी ने? तमाम तरीके के सवाल उठते हैं वाणी जी। एसआईआर हुआ तो एक भी डीएम के पास विरोध नहीं आया, कंप्लेंट नहीं आई। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे और इन जो आपने सवाल खड़े किए उनका जवाब भी लिया जाएगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, जिस तरीके वाड्रा जी ने सवाल खड़े किए हैं कि एक बार फिर से चुनाव होना चाहिए, नतीजे जब आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं, तो जो फिर से चुनाव कराने की मांग है, ये कितनी वाजिब है? नहीं, ये तो किसी तरीके से वाजिब इसलिए नहीं हो सकती है कि जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में जा चुके हैं, वो तो जा ही चुके हैं जी। सही बात तो ये है कि हमने बचपन से देखा है, किसी जमाने में 100-100 रुपए प्रति वोटर और कई लोगों को जो है शराब के पौधे बांटे जाते थे। आज वो नंबर 2 की कमाई से बांटे जाने वाली चीजें खत्म हो गई, और आज सरकारी खजाने से बचने वाली राशि लीगली बट रही है। तो निश्चित तौर पर उस पर असर नहीं पड़ेगा। उस पर हमेशा सत्तारूढ़ दल ही वो सब कर पाएगा, जो सत्ता से बाहर है वो दल नहीं कर पाएगा। तो मुद्दे दरअसल जो है उन मुद्दों की ओर ध्यान उठाया नहीं जाता। विपक्ष को जिस तरीके से बात करना चाहिए, विपक्ष को जिस प्लेटफॉर्म पे जैसे अपनी चीजों को रखना चाहिए, उन चीजों को व्यापक स्तर पर आज तक रखा नहीं गया है, और इस वजह से चुनाव परिणाम जैसे आ रहे हैं वैसे उपाध्याय जी जैसे क्या आप चुनावी रेवड़ी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं चुनावी रेवड़ी की बात कर रहा हूँ, और ये रेवड़ी आज से नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने से ही बढ़ती आ रही है। पर कांग्रेस के समय जो है वो काले धन से बढ़ती थी, आज सरकारी खजाने से बढ़ रही है, ये भी हकीकत है। और लीगली बढ़ रही है, उसमें कुछ इलीगल आप कह नहीं सकते। यदि आपको शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट है, और देश के बड़े प्लेटफॉर्म है, और जनता का प्लेटफॉर्म है, और जनता के पास में तो सीधे रेवड़ी पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर जो मुद्दे जिस तरीके के हैं, उन मुद्दों को उस तरीके से दमदारी से सामने नहीं रखा जा रहा है। चुनाव दोबारा कराने से थोड़ी होने वाला है। जिसको जो राशि मिल चुकी है वो मिल चुकी है, तो इस तरीके से बात नहीं होगी। बात को वैचारिक ढंग से रखने की प्रक्रिया को कम से कम अपनाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर कुछ बदलाव होने की थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। जी ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। खान साहब, लगातार सवाल उठ रहे हैं, हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता वाणी जी जुड़ी हुई हैं वो भी लगातार सवाल उठा रही हैं, और ये कहा जा रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप हार से इतनी बौखला गई है कांग्रेस की, लगातार सवाल उठा रही है और आरोप भी लगा रही है। हेलो जी खान साहब। जी भाटी जी क्या बोले, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ पाई क्योंकि उनकी आवाज बड़ी कट के आ रही है, आप दोहरा देंगे? जी बिल्कुल। जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी है बीजेपी प्रवक्ता वाणी जी, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये कहा जा रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हार से बौखला गई है कांग्रेस, और जिस तरीके बिहार चुनाव में भी जनता ने नकारा है कांग्रेस को, उससे बौखला गई है और लगातार इसी तरीके के आरोप लगा रही है। मेरे एक नोट पे लिखा हुआ था, मैं धारक को वचन देता हूँ, इस तरीके से मैं वचन देता हूँ कि वाणी जी आप एक बार आप जरा ईमानदारी से चुनाव करा ले, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत कितनी है और कांग्रेस की विपक्ष की ताकत कितनी है।
दूसरा हमारे दीदी वाणी जी बता रही थी, बोले वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, तो मैं भी कह देता हूँ 2014 में मोदी जी, खान साहब 2019 में मोदी जी, जिस तरीके आप बोल रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको बोलने का वक्त मिलेगा। जिस तरीके आप बोल रहे हैं वाणी जी से कि एक बार आप लोग चुनाव अच्छे से करा दीजिए, तो क्या कांग्रेस के शासन में ही चुनाव अच्छे से होते थे, बीजेपी के शासन में नहीं होते हैं? बिल्कुल क्लीन और नीट होते थे। अभी जैसा बोला बूथ कैप्चरिंग करते थे। मेरे मध्य प्रदेश में आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, आपके पूर्वज भी रहते हैं। पूछ लीजिए कभी मध्य प्रदेश में ऐसी हुई, राजस्थान में हुई, जहां पर इनका नीतीश जी से गठबंधन है, ये उस बिहार में ही करते थे और वो आज इन्हीं के साथ में। दूसरा मैं भूल जाऊंगा, अभी नेहरू जी पे उंगली उठाई, इंदिरा जी पे, तो मैं पूछता हूँ कि 2014 में मोदी जी, 2019 में मोदी जी, 2024 में मोदी जी, और अब बोल रहे 2029 में भी मोदी जी, फिर ये नहीं हुआ क्या? ये क्या परिवार, ये परिवारवाद थोड़ी है, ये मानव एकात्म मानववाद का सही वो मोदी जी पे लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री बनेंगे आप ये मोदी गांधी परिवार से कर रहे हैं। अरे आप करके रखिए कुछ तो समझदारी। दीदी नहीं बचे, आप किसी भी प्रकार से आप कुछ नहीं बोल सकते, सब आपकी कलाई खुल चुकी है। 14 में मोदी जी, 19 में मोदी जी, 24 में मोदी जी, और 19 में फिर मोदी जी, 2050 तक मोदी जी। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? फिर उसके बाद आप चलेंगे तो उसके बाद योगी जी, फिर योगी जी। ठीक है वाणी जी, ठीक है वाणी जी, आपके पास लौटेंगे, वाणी जी आपके पास आएंगे, आपका जवाब भी लेंगे। खान साहब जी, खान साहब एक बार सुन लीजिए सवाल जी, खान साहब एक बार सवाल सुन लीजिए कि बीजेपी तो जो है वो वासुदेव कुटुंबकम पर चलती है और आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज तो चलती है भारतीय जनता पार्टी वासुदेव कुटुंबकम। अरे अब नहीं चलती है, अब तो केवल भाजपा कुटुंबकम पे चलती है। ये संगम कुटुंबकम, बजरंग दलम कुटुंबकम, विश्व हिंदू परिषद कुटुंबकम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वाणी जी। नहीं बचा है अब, ये सिर्फ अंधा बांट रहा, रेवड़ी और अपने वालों को दे रहा है। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे, ठीक है वाणी जी। क्या वासुदेव कुटुंबकम से भाजपा कुटुंबकम हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम योजनाओं का लाभ देते हैं तो किसी वर्ग विशेष को हम वंचित नहीं रखते हैं। ज्ञान की परिभाषा से हमने अलंकृत किया है इस लाभ की योजनाओं को, गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता। और धर्म के आधार पर तुष्टीकरण का हथियार लेकर जैसे कांग्रेस बैठी होती है, हम वैसे बात करते नहीं है, ना काम करते हैं। दूसरी चीज, पूरे देश में किसी भी जाति वर्ग हो, परंतु जिनको लाभकारी योजनाओं का हमें पूरा क्रियान्वयन करना है, जिनके लिए वो पूरा चरितार्थ होता है। और उसका अर्थ यही है कि पक्षपात और भेदभाव से परे ये योजनाओं का लाभ पूरी जनता को मिल रहा है और जनता उसी विश्वास और सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्यता दे रही है। और हम भी अब पिछले 1.5-2 वर्षों में गिन सकते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक वोटों के नतीजों में जो रुझान दिया है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, ये उल्लेखनीय है। ठीक है खान साहब, एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है जो जनता भी जानना चाहती है कि जब बिहार में पीक टाइम था प्रचार का, तब राहुल गांधी पचमढ़ी की वादियों में नजर आ रहे थे और ये भी सवाल खड़े होते हैं कि लगातार आप सवाल तो खड़े करते हैं लेकिन क्या नतीजा आता है उसका? आपको नहीं लगता कि आपको आरोप लगाने से अच्छा अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारी तो रणनीति सूझ रहती है, साफ सुथरी रहती है। वही अगर यहाँ आए तो एक दिन के लिए कांग्रेस के प्रोग्राम में कोई राष्ट्रीय नेता हर दिन वहीं तो नहीं रहते। मोदी जी भी सभा करके वापस आ गए, लेकिन जब मेरे दिल्ली के अंदर बम विस्फोट होता है तो मोदी जी भूटान नरेश का जन्मदिन चला जाए, इससे ये शर्म की बात है। इससे हमें बहुत दुख होता है, इससे बहुत तकलीफ होती है कि मेरे देश की राजधानी, देश के दिल में विस्फोट होता है, हमारे 9-10 शहीद होते हैं और ये जन्मदिन मनाने भूटान कहते हैं। मैडम, इस पे बात करिए, ये बहुत तकलीफ दे है, इस पे तकलीफ होती है। राजनीति करना उससे हमें तकलीफ नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। सब चुनाव आ जाए पर मेरे देश की जनता का, मेरे देश के नागरिकों का ऐसा अपमान न हो, ऐसा जब 40 जवान शहीद होते हैं, जब 40 जवान शहीद होते हैं तो गुजरात के
गुजरात के वहां पर फोटो सेशन होता है। अरे क्या है भाई, क्या बना दिया हमारे देश को। एक प्रधानमंत्री एक पिता तुल्य होता है हम सबका, और वो फोटो शूट कर गवर्नर कहते हैं मैंने फोन किया, मोदी जी ने फोन उठा के बोल दिया, डोभाल साहब बोलते हैं फोन रख दो, अभी देर से बात ठीक है खान साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, आ गए। अरे ये मत करिए, ये मत करिए, उस पर गौर करिए और अपनी पार्टी को समझाइए। चलिए ठीक है, आपके पास फिर लौटते हैं। अगर आपको बुरा लगा, ठीक है खान साहब, इसके अंदर चलिए आपका समय खत्म होता है अब। ठीक है उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये भी कह रही है कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और जब तो बिहार में चुनाव होना था उसके पहले तो एसआईआर भी हुआ, तो फिर ये सवाल क्यों? बिल्कुल सही बात है। जहां तक मैं चुनाव आयोग की बात करूंगा, और जिस तरीके से चुनाव को किसी तरीके से प्रक्रियागत चैलेंज तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये बात निश्चित है कि लोकतंत्र में निश्चित तौर पर सबको अपनी अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। बिल्कुल। और ये आवाज चंद लोगों द्वारा उठाई जाएगी तो नहीं चलेगा, ये आम लोगों द्वारा उठाई जाएगी तो चलेगा। तो निश्चित तौर पर इस बात की आवश्यकता है कि चाहे वो सत्ता दल हो, चाहे सत्ता के विपक्ष का दल हो, लेकिन जिसको भी काम करना है जमीनी स्तर पर करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो जमीनी स्तर पर पहुंच पाएगा, हर व्यक्ति के पास में पहुंच पाएगा दल, वही सत्ता में आएगा। बिल्कुल अब निश्चित तौर पर ये स्थिति देश में है। बिल्कुल उपाध्याय जी, आपकी बात से सहमत है कि जो जमीनी स्तर पर काम कर पाएगा वही सत्ता में आएगा। और आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार चुनाव नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने सियासत का पारा और चढ़ा दिया है। एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे हार का डर और हताशा बताकर खारिज कर रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति एक बार फिर नए विवाद के केंद्र में आ गई है। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष की दोबारा चुनाव कराने की मांग कितनी आगे बढ़ती है। फिलहाल आज के प्रदेश के मुद्दे में इतना ही। हम मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।